नमस्कार दोस्तों और नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का सेक्शन 8। अब नए साल पर एक चीज़ आपको बता दूं, 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम है जिसका एडमिट कार्ड ऑलरेडी कल या शायद परसों आ चुका है। तो आप में से जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। ये अपनी पेस पे चलती रहेगी सीरीज़। 11 तारीख तक वीडियोस आती रहेंगी और इनफैक्ट 10 तारीख तक वीडियोस आती रहेंगी। 11 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो 10 तक तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस सारी डालता रहूँ। और जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ। जितनी जल्दी ये ख़त्म होता है उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। कहता है सेक्शन 8 के बारे में। यहाँ पर सेक्शन 8 है आपका एडजुडिकेशन। तो बात क्या हो रही है? ऑन रिसीट ऑफ द कंप्लेंट अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5, जब आपको एक कंप्लेंट रिसीव हो अंडर सेक्शन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5 और एप्लीकेशन मेड अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 17 और अंडर सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 18। तो यहाँ पर हमने तीन एस्पेक्ट्स को पढ़ा। पहला था आपका जहाँ पर कोई कंप्लेंट हुई है सब सेक्शन 5 में, सेक्शन 5 के, या कोई एप्लीकेशन है जो सब सेक्शन 4 में लगाई गई है सेक्शन 17 के, या कोई ऐसी क्या कहते हैं कंप्लेंट है जो सब सेक्शन 10 में की गई है सेक्शन 18 के। If the adjudicating authority has reason to believe that person has committed an offence under section 3 or is in possession of proceeds of crime, it may serve a notice of not less than 30 days on such person, calling upon him to indicate the source of his income, earning or assets out of which or by means of which he has acquired the property attached under subsection 1 of section 5 or seized, frozen मतलब under section 17 or 18, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars to show cause why all or any of such properties should not be declared to be the properties involved in money laundering and confiscated by central government। तो यहाँ पर आपने जैसे ही देखा कि अगर किसी आदमी का रीजन टू बिलीव लगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि अगले ने कोई ऑफेंस किया है जो सेक्शन 3 के अंदर है, ठीक है, या पोजेशन में है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के, जो कि हम पढ़ चुके हैं, तो सर्व कर देगी नोटिस, 30 दिन का नोटिस, और उसको बुलाया जाएगा कि भैया किस चीज़ के लिए, इंडिकेट करने के लिए अपनी सोर्स ऑफ इनकम कि कहाँ से पैसा आया, अर्निंग एसेट कहाँ से ये सब का सब आ रहा है। साथ ही साथ उससे ये भी बोला जाएगा कि भाई हम क्यों ना, उससे पूछा, क्योंकि शो कॉज दिया जा रहा है यहाँ पे, तो उससे पूछा जाएगा ये बात इस नोटिस के ज़रिए, क्यों ना उसकी सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाए मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडेड that where a notice under this subsection specifies any property as being held by a person on behalf of any other person, a copy of such notice shall also be served upon such other person। तो देखो जहाँ पर बेनामी प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है कि बंदा जो है वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, यहाँ पे क्लियर रहिएगा। तो नोटिस उस आदमी को भी चला जाएगा, मतलब बेनामदार को भी नोटिस चला जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन, जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन, सच नोटिस शैल बी सर्व टू ऑल पर्सन होल्डिंग सच प्रॉपर्टी। तो सभी लोगों को जाएगा जो होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी। देखो यार यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि एडजुडिकेशन वाले पोर्शन में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सिंपल सी बात है, आपको 30 दिन का नोटिस दे रही है। बस इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ पे 30 डेज का नोटिस सर्व हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी क्यों ना कन्फिस्केट कर दी जाए। किस इंसान पर नोटिस सर्व हो रहा है उस चीज़ को बता रहा है। अगर बेनामी प्रॉपर्टी है तो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसको भी जाएगा। साथ पर यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा लोग हैं जो जॉइंट प्रॉपर्टी होल्डर हैं तो उनको भी दिया जा रहा है। सबसेक्शन 2 में बोलता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर द कंसिडरिंग द रिप्लाई इफ एनी टू द नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 1। अब ऊपर दिए हुए सेक्शन में, आपके सबसेक्शन में अगर रिप्लाई दिया तो उसको रिप्लाई को कंसिडर करते हुए, hearing the aggrieved person and the director or any other officer authorized by him in this behalf, and C, take into account all relevant material placed on record before him। तो adjudicating authority इन तीन एस्पेक्ट्स को देखेगी। आपका रिप्लाई जो नोटिस के द्वारा आपने अपना जो रिप्लाई बनाया था नोटिस के बिना पर, उसके बाद डायरेक्टर को सुनेगी, जो भी ऑफिसर, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डायरेक्टर ने अपॉइंट किए हों, और जो भी एविडेंसेस उनके सामने, उन सबको मद्देनजर रखते हुए by an order record of finding whether all or any of the properties referred to in the notice issued under subsection 1 are involved in money laundering। भैया रिकॉर्ड करेगी फाइंडिंग को, बताएगी
बाकायदा कि भैया जो प्रॉपर्टी थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत थी कि नहीं थी. Provided that if the property is claimed by the person other than the person to whom the notice has been issued under issued, such person shall also be given an opportunity of being heard to prove that the property is not involved in money laundering. अब मान लेते हैं कोई इंसान उस प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है अदर दैन द पर्सन जिसको नोटिस दिया गया था, मतलब आपकी बजाय कोई तीसरी पार्टी उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रही है. आपको नोटिस तो आया है लेकिन तीसरी पार्टी क्लेम कर रही है कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उस तीसरी पार्टी को भी सुनवाई का मौका मिल जाएगा. Subsection 3 बोलता है, where an adjudicating authority decide under subsection 2 that any property is involved in money laundering, he shall by an order in writing confirm the attachment of the property made under subsection 1 of section 5 or retention of the property or record seized or frozen under subsection 7 under section 17 and or section 18 and record a finding to that effect whereupon such attachment or retention or freezing of seized or frozen property or record shall. अब यहाँ वाला पढ़ने से पहले इतना पोर्शन को पहले समझ लेते हैं. जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड कर देगी सबसेक्शन 2 में कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में, जब प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में ऊपर सबसेक्शन 2 में बता रहा था ना कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी, तो बोल रहा है जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड कर देती है सबसेक्शन 2 में दैट एनी प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, कि प्रॉपर्टी जो थी वो इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में किसी ऑर्डर के द्वारा राइटिंग में, कंफर्म करेगी अटैचमेंट को जो भी किया गया है सबसेक्शन 1 में ऑफ सेक्शन 5 या रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसमें आपका सीजर भी था 17-18 का जो अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन आगे आ जाएगा. रिकॉर्ड करेगी फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट वेयर अपॉन सच अटैचमेंट और रिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ सीज्ड और फ्रोजन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड शैल, ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको फ्रीज किया जा रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी को उठाया गया है, और रिकॉर्ड करेगी. पहली बात कॉन्टिन्यू ड्यूरिंग एंड रिकॉर्ड शैल कॉन्टिन्यू, और ये जो रिकॉर्ड है shall continue investigation for a period of not exceeding 365 days or pendency of the proceeding relating to any offence under this act before the court or under the corresponding law of any other country before the competent court of criminal jurisdiction outside India as the case may be. अब ये जो attachment है बेटा ये continue करेगी आपकी for a period not exceeding, तो 365 दिन तक 365 डेज तक अटैच करके रखी जा सकती है ऐसी प्रॉपर्टी को. बस इतना याद रखें, अटैच करके रख सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं. तो ऊपर दी हुई जो प्रॉपर्टी को सीज किया था अटैच किया था तब तक अटैच करके रखेगी जब तक 365 दिन पूरे नहीं हो जाते, मतलब 365 दिन तक एट मैक्स करके रख सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं. ठीक है, आगे क्या बोलता है. बी में बोलता है बिकम्स फाइनल आफ्टर एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज पास अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 और सेक्शन 8 और सेक्शन 58B और सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 60 ऑफ दी बाय दी स्पेशल कोर्ट. अब ये जो ऊपर की अटैचमेंट थी ये फाइनलाइज हो जाएगी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, ऐसा सीजर जो था वो जब्त मतलब वो फाइनलाइज हो जाएगा आफ्टर ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन इज पास्ड. एक बार ऑर्डर कन्फिस्केशन के पास हो जाते हैं सबसेक्शन 5 के अंतर्गत या सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8 के अंतर्गत या सेक्शन 58B के अंतर्गत या सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 60 बाय द स्पेशल कोर्ट. तो जो भी ऊपर अटैच प्रॉपर्टी थी ये फाइनलाइज हो गई, ये मतलब फिर ये छूटेगी नहीं, निपट जाएगी. तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखी, 365 डेज तक अटैच हो रही थी प्रॉपर्टी जब तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ये तो हमने देख ही लिया कि प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही थी. तो जब तक प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है तब तक उसमें मतलब उन प्रोसीडिंग्स के पेंडिंग होने में भी 365 दिन के अंदर आपको फिर छोड़नी पड़ जाएगी प्रॉपर्टी अगर प्रोसीडिंग खत्म नहीं होती. अगर कोई करस्पॉन्डिंग एक्ट है फॉरेन कोर्ट का तो उसके हिसाब से चल लेंगे, करस्पॉन्डिंग लॉ है किसी और कंट्री का तो उसके हिसाब से चलेगी प्रोसीडिंग, लेकिन 365 डेज हमेशा इंटैक्ट रहेगा. तो 365 दिन से ज़्यादा प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, फाइनलाइज तो करना पड़ेगा मैटर को. और फाइनल हो गया अगर ऑर्डर पास होंगे इन सभी सेक्शनों के अंतर्गत. अब एक्सप्लेनेशन में क्या बोलता है, फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 365 डेज अंडर क्लॉज ए द पीरियड ड्यूरिंग विच द इन्वेस्टिगेशन इज स्टेड बाय एनी कोर्ट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी एक्सक्लूडेड. अगर कोर्ट ने कहीं भी स्टे लगाया था तो 365 दिन के पीरियड में से वो स्टे का पीरियड आप एक्सक्लूड कर दो. मतलब अगर 30 दिन का स्टे था तो 365 दिन तो रहेंगे, साथ में 30 दिन और जुड़ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 30 दिन आपके स्टे था तो उनको आप इंक्लूड कर लो, ऐड कर दो आप टोटल स्टे में, तो आपका मैटर पूरा बराबर हो गया. या उन 30 दिन को कभी कंसिडर ही मत करो, पूरा फिर वापस 365 तक रन कर लो. सबसेक्शन 4 में बोलता है वेयर द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 हैज बीन कंफर्म्ड अंडर सबसेक्शन 3 डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर
authorized by him in this behalf shall forthwith take the possession of the property attached under subsection 5 or frozen under subsection 1A of section 17 in a manner as may be prescribed। तो डायरेक्टर या उसका कोई भी ऑफिसर भैया एक बार प्रॉपर्टी के फाइनल ऑर्डर निकल गया कि भैया ये प्रॉपर्टी जो अटैच्ड है सीज हो रही है, ये फाइनल ऑर्डर हो गया आपके अटैच प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में, तो भैया जो ऑफिसर होगा या डायरेक्टर होगा वो प्रॉपर्टी को जब्त तो करेंगे ना, पोजेशन में ले लेंगे, तो पोजेशन में ले आ जाएगा अकॉर्डिंगली, सिंपल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट if it is not practicable to take possession of the property frozen under subsection 1A of section 17, the order of confiscation shall have the same effect as if the property has been taken possession of। अब मान लेते हैं जहाँ पर practicable ही नहीं है कि possession में ले पाना ऐसी प्रॉपर्टी को जो फ्रोज हुई थी सबसेक्शन 1A के अंतर्गत ऑफ सेक्शन 17, सबसेक्शन 1A सेक्शन 17 के अंतर्गत कोई प्रॉपर्टी ऐसी थी जो फ्रोज हुई थी और उसको पोजेशन में ले पाना नामुमकिन था, ले ही नहीं सकते थे। तो उस केस में क्या होगा मित्रों, उस केस में ये होगा कि ऐसे ऑर्डर्स निकल जाएंगे जिनका मतलब यही होगा कि प्रॉपर्टी को पोजेशन में ले लिया गया। सबसेक्शन 5 में बोलता है वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द स्पेशल कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कमिटेड, it shall order that such property involved in the money laundering or which has been used for commissioning of an offense of money laundering shall stand confiscated to the central government। जहां पर कंक्लूजन हुआ ट्रायल का, जो भी ऑफेंस किया गया इस एक्ट के अंतर्गत, स्पेशल कोर्ट ने फाइंड किया कि भैया जो मनी लॉन्ड्रिंग जो थी वो कमिट की गई थी, वो ऑर्डर कर देगा प्रॉपर्टी जो भी इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, वो आपकी स्टैंड होगी एज कन्फेस्केटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्रीय सरकार के कब्जे में अब चली जाएगी, उनके द्वारा जब्त कर दी गई है, ये ऑर्डर निकाल देगा और यही माना जाएगा। सेक्शन सबसेक्शन 6 बोलता है आपका वेयर ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल अंडर दिस एक्ट द स्पेशल कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज नॉट टेकन प्लेस और द प्रॉपर्टी इज नॉट इन्वॉल्व्ड, अब बोल रहा है नॉट इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग, इट शैल ऑर्डर रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। तो उस आदमी को रिलीज कर दोगे, उस आदमी के पास भेज दोगे, दे दोगे प्रॉपर्टी उसकी जो एंटाइटल्ड है उसे लेने के लिए, अगर नहीं इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। सबसेक्शन 7 बोलता है वेयर द ट्रायल अंडर दिस एक्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड by reason of the death of the accused or the accused being declared a proclaimed offender or for any other reason or having commenced but could not be concluded, the special court shall on an application moved by director, special court shall on an application moved by director or a person claiming to be entitled to possession of the property in respect of which an order has been passed under subsection 3 of section 8, pass appropriate orders regarding confiscation or release of the property as the case may be involved in the offense of money laundering after having regard to material before it। तो जहां पर ट्रायल चल रहा था इस एक्ट के अंतर्गत और वो कंक्लूड नहीं हो पाया, कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय रीजन ऑफ डेथ, कंक्लूड क्या, हाँ वही कंक्लूड नहीं हो पाया क्योंकि मृत्यु हो गई थी किसकी, अक्यूज की, या जो अक्यूज था उसे डिक्लेयर कर दिया गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, भगौड़ा हो गया भैया, वो भाग गया, तो आपका जो ट्रायल था वो कंक्लूड नहीं हो पा रहा क्योंकि मृत्यु हो गई या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो गया अगला, ठीक है, या कोई और रीजन था, फॉर एनी अदर रीजन, हैविंग कमेंस्ड बट कुड नॉट बी कंक्लूडेड, शुरू तो हुआ था लेकिन खत्म नहीं हो पाया था। उस केस में स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करेगा भैया, एक एप्लीकेशन जो कि मूव करी जाएगी डायरेक्टर के द्वारा या ऐसे आदमी के द्वारा जो भी इंटाइटल था उस प्रॉपर्टी को लेकर, एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास कर देगी। अब चाहे कन्फेस्केशन के पास करे या भैया पास करेगी रिलीज के, देखा जाएगा ना। अगर कोई आदमी भगौड़ा हो गया है और मतलब सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, मटेरियल ऐसा दिखा रहा है कि भाई ट्रायल हो नहीं पाएगा, तो उस केस में फाइनल ऑर्डर्स तो निकालने ही पड़ेंगे, तो फाइनल ऑर्डर अकॉर्डिंगली निकाल देगी, या तो प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देगी या तो प्रॉपर्टी को कन्फेस्केट कर देगा स्पेशल कोर्ट अकॉर्डिंगली। अब ये एप्लीकेशन कौन मूव कर रहा है, डायरेक्टर मूव कर सकता है या वो आदमी मूव कर सकता है जो क्लेम कर रहा है पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सबसेक्शन 8 पे आते हैं, बोलता है वेयर अ प्रॉपर्टी स्टैंड्स कन्फेस्केटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 5 द स्पेशल कोर्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड may also direct central government to restore such confiscated property or part thereof a claimant with a legitimate interest in the property who may have suffered a quantifiable loss as the result of the offense of money laundering। तो यहाँ पर याद रखना, जहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी कन्फिस्केट हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कन्फिस्केट कर ली किसने, केंद्रीय सरकार ने, इस तरीके से, ठीक है, जो स्पेशल कोर्ट होगा इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि रिस्टोर कर दे ऐसी कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी या पार्ट देयर ऑफ
जो क्लेम कर रहा है कोई, जहां पर लेजिटिमेट इंटरेस्ट है किसी प्रॉपर्टी में किसी क्लेमेंट का, तो वहां पर उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट वापस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बकायदा क्या कहते हैं, ऑर्डर्स डायरेक्ट किए जा सकते हैं स्पेशल कोर्ट के द्वारा। तो स्पेशल कोर्ट क्या कर सकता है, जहां पर सामने वाले का कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट था और उसको कोई नुकसान हुआ हो, क्योंकि ऑफेंस था मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से किसी का कोई नुकसान हो गया, कोई जेन्युइन आदमी का नुकसान हो गया, तो स्पेशल कोर्ट कह देगा कि भैया उसके पैसे तो वापस करो, उसका कोई क्लेमेंट है, किसी का कोई इंटरेस्ट है, कोई लेजिटिमेट इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, कोई क्लेम है, तो वो तो वापस करवाओगे उसका, तो वो प्रॉपर्टी का जो क्लेम रहेगा वो वापस हो जाएगा, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने कन्फिस्केट की है उसे छोड़ देगी ऑब्वियसली, उस आदमी के लेजिटिमेट इंटरेस्ट के बराबर जितना भी रहे। Provided that special court shall not consider such claim unless it is satisfied that the claimant has acted in good faith and has suffered the loss despite having taken all reasonable precaution and is not involved in the offense of money laundering। अब देखो खुद साफ सी बात है, खुद मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, गुड फेथ था, लॉस सफ़र किया है, सारे प्रिकॉशन लिए थे, ठीक है, और इन्वॉल्व नहीं था मनी लॉन्ड्रिंग में। मान लेते हैं यार कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बहुत बड़े आपके डॉन हैं, क्या कहते हैं, दाऊद इब्राहिम, वो कोई बिल्डर का काम करें, डी कंपनी वो चलाते हैं और डी कंपनी कोई अपने प्रोजेक्ट्स निकाले और उसमें आप जैसा कोई भला मानस पैसे लगा दे। अब उसका तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो उसने क्या कहते हैं कन्वर्ट किया है, आपने तो जेन्युइन पैसे लगा के खरीदी थी ना बिल्डिंग में अपना प्लॉट या अपना क्या कहते हैं मकान, तो आपका पैसा तो वापस करेगी गवर्नमेंट। अब जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि जी दाऊद इब्राहिम का पैसा है सारा का सारा और उसने रियल्टी में लगाकर पूरा का पूरा ये प्रॉपर्टी खरीद के बना लिया, बिल्डर बन के पूरा का पूरा प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो गवर्नमेंट तो उसे कन्फिस्केट करेगी उसके एसेट्स को, साफ सी बात है। पर आपकी तो गलती नहीं थी ना, अगर आपने कुछ पैसा दिया था या कुछ लोन वोन वगैरह लेकर कुछ दिया था तो आपका पैसा या आपका लेजिटिमेट इंटरेस्ट तो वापस मिल जाना चाहिए। तो यही बात है कि कोर्ट जो है वो कंसिडर कर सकती है, ठीक है। पर अगर आप खुद ही गुड फेथ में काम नहीं कर रहे तो कोर्ट कभी भी कंसिडर नहीं करेगी। अच्छा बोल रहा है, provided further that special court may, if it thinks fit, consider the claim of the claimant for the purpose of restoration of such property during the trial of the case in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पर एक और बात है कि स्पेशल कोर्ट को अगर सही लगता है या फिट लगता है तो कंसिडर कर सकता है क्लेम ऑफ द क्लेमेंट, जो भी क्लेम है क्लेमेंट का रेस्टोरेशन के किसी प्रॉपर्टी को ट्रायल के वक्त में ही जैसे कि मैनर प्रिस्क्राइब्ड रहे अकॉर्डिंगली। अब वही बात है, जेन्युइन मैटर है, किसी का क्लेम है, प्रॉपर्टी को रेस्टोरेशन मांग रहा है, तो स्पेशल कोर्ट ऑर्डर निकाल सकता है अकॉर्डिंगली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सेक्शन 9 पे आ जाते हैं, बोलता है वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वेस्टिंग प्रॉपर्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है वेयर एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8, तो सबसेक्शन 5 में या सबसेक्शन 7 में सेक्शन 8 के, अभी हमने ऊपर देखा है, अगर मान लो कोई ऑर्डर निकल गया कन्फिस्केशन के, ठीक है, या कोई ऑर्डर निकले कन्फिस्केशन के सेक्शन 58B में या सबसेक्शन 2A में सेक्शन 60 के, फ्रोजन एसेट देखा था ना इसमें हमने, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑल द राइट्स एंड टाइटल इन सच प्रॉपर्टी शैल वेस्ट एब्सोल्युटली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस। तो जो भी अधिकार होगा, जितना भी राइट होगा, जो भी टाइटल होगा प्रॉपर्टी का, वो सारा का सारा माना जाएगा केंद्रीय सरकार के पास और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं क्रिएट होगा, कोई इनकम्बरेंस नहीं होगा, फ्री ऑफ चार्ज पूरी प्रॉपर्टी की मालिकाना हक हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेशल कोर्ट और द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज द केस में भी, अब स्पेशल कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी हो सकता है, आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू एनी अदर पर्सन इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी अटैच्ड under this chapter or seized under chapter 5 is of an opinion that any encumbrance on the property or leasehold interest has been created with a view to defeat the provision of this chapter, it may by order declare such encumbrance or leasehold interest to be void and thereupon the aforesaid property shall vest in the central government free from any such encumbrance or leasehold interest। अब हो सकता है इस चैप्टर के या इस एक्ट के प्रावधानों को डिफीट करने के लिए अगले ने कोई लीज होल्ड बना के दी हो प्रॉपर्टी, तो भैया ऐसा लीज होल्ड वीज होल्ड सारा का सारा वॉइड माना जाएगा और ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी मानी जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। सिंपल टर्म्स में याद रखो, और ऐसे ऑर्डर ऑफ कोर्स स्पेशल कोर्ट या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ही निकालती है। Provided further that nothing in this section shall operate to discharge any person from any liability in respect of any encumbrance which may be enforced against such person by a suit or damage। अब मान लो कोई थर्ड पार्टी था, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसका कोई
क्या कहते हैं, इनकम्बरेंस था, जिसके ऊपर कोई चार्ज था, कोई लायबिलिटी थी, तो भैया उससे पैसे निकलवाने के लिए आप उस पर केस तो ज़रूर डाल सकते हैं अगर कोई थर्ड पार्टी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो प्रॉपर्टी चलेगी वो उनकी हो गई और उनका कोई लायबिलिटी नहीं है, उनके ऊपर कोई इनकम्बरेंस नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे थी, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी खरीदी और उस प्रॉपर्टी को किसी के साथ लीज होल्ड पर डाल दिया था, ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो गई, तो साफ सी बात है जिसके साथ लीज होल्ड पर डाली थी ना, या जो बिल्डर था उसको तो आप पकड़ ही सकते हो ना जाकर, जिसके थ्रू आपने लीज होल्ड पर डलवाई थी, जो भी था। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं कहोगे कि ये प्रॉपर्टी वापस कर दो, वो कर दो, आपका ऑफ कोर्स लेजिटिमेट इंटरेस्ट तो मिल ही जाएगा वापस, लेकिन ये जो लीज होल्ड वाली बात है ना कि नहीं जी मैंने लीज पर दे रखी थी और ये था फलाना, ये सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं लगेंगी। सिंपल, सब सेट असाइड हो जाएगा, बस सिंपल इतना याद रखिए। सेक्शन 10 पे आ जाते हैं, बोलता है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड अंडर दिस चैप्टर। अब कैसे, कौन मैनेज करेगा ऐसी प्रॉपर्टीज को जो जब्ती हुई है जिसकी इस एक्ट में? सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय एन ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट एज मेनी of its officers not below the rank of joint secretary to the government of India as it thinks fit to perform the function of administrator। तो joint secretary rank के मतलब senior IAS officers जो होंगे उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा administrator इस प्रॉपर्टी का, वही एडमिनिस्टर करेंगे। The administrator appointed under subsection 1 shall receive and manage the property in relation to which an order has been made under subsection 5 or subsection 6 or subsection 7 under of section 8 or section 58 or subsection 2A of section 60 in such manner and subject to such condition as may be prescribed। अब ऑफिशियल गजट में ही तो होगा ना कैसे इसको एडमिनिस्टर करना है, उसी तरीके से करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर शैल ऑल्सो take such measures as central government may direct to dispose of the property which is vested in the central government under section 9। तो ऊपर हमने देखा वेस्टेड है सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी करेगा, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। बात करते हैं हम लोग अब सेक्शन 11 की, बोलता है पावर रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस एक्सेट्रा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट have the same power as are vested in the civil court under Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matter namely। अब देखो भैया सीपीसी की ताकत रहेंगी आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है, या स्पेशल जजेस जो भी आपके स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल जजेस हैं जो भी आपके अपॉइंट हो रहे हैं, उनके पास सीपीसी की ताकत रहती है। किन किन कामों के लिए? जहाँ पर डिस्कवरी या इंस्पेक्शन करवाना है, इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी की अटेंडेंस करवानी है, कोई ऑफिसर हो, बैंकिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कंपनी हो, या एग्जामिनिंग करना है किसी को ओथ पर, तो उसमें भी सीपीसी की ताकतें लगेंगी। कंपेल करना है प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड, सीपीसी की पावर दे रखी है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे एविडेंस लेना है, कमीशन इशू करने हैं, एग्जामिनेशन करने के लिए किसके लिए, विटनेस के या डॉक्यूमेंट के कमीशन इशू करना है। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या कोई भी मैटर हो जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, उसमें जो भी ताकतें सीपीसी में रहती हैं जज के पास वो इनके पास रहेंगी। सबसेक्शन 2 बोलता है ऑल द पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अटेंड इन पर्सन और थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे डायरेक्ट एंड शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ अपॉन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट एज मे बी रिक्वायर्ड। तो देखो साफ सी बात है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे आपको खड़े होना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा इन पर्सन या किसके थ्रू, जिनको भी समन किया जा रहा है, या थ्रू ऑथराइज्ड एजेंट आपको खड़ा होना पड़ेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे और सच सच सब कुछ बताना होगा, ठीक है। प्रोड्यूस भी करने पड़ सकते हैं डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट भी देनी पड़ सकती हैं, जो भी रिक्वायर्ड। सब सेक्शन 3 बोलता है आपका यहाँ पर एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of Indian Penal Code। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो विद इन द मीनिंग होगी 193 और 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड। दैट्स इट। सेक्शन 11A पे आ जाते हैं, बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब वेरिफिकेशन कैसे हो रही है आइडेंटिटी की रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। सब सेक्शन 1 में बोलता है एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड द बेनिफिशियल ओनर बाय। अब जो भी आपकी रिपोर्टिंग एंटिटी हैं वो क्या करेंगी, वेरीफाई करेंगी आइडेंटिटी अपने क्लाइंट की और बेनिफिशियल ओनर्स की। कैसे करेंगी? पहली चीज़ ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन अंडर आधार, टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंकिंग कंपनी, तो रिपोर्टिंग एंटिटी अगर बैंकिंग कंपनी है तो आधार के थ्रू ऑथेंटिकेट करेगी, पहली चीज।
ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016, ऑफलाइन वेरिफिकेशन में भी यही हो रहा है. यूज ऑफ पासपोर्ट इशूड अंडर सेक्शन 4 ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967. यूज ऑफ एनी अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट और मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई और मोड को आइडेंटिफाई करके, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा हो, कोई मोड आइडेंटिफाई कर रखा हो, तो उस मोड के द्वारा आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं. Provided that central government may have satisfied that reporting entity other than banking company complies with such standards of privacy and security under the Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies Benefit Act 2016, and it is necessary and expedient to do so by notification, permit such entity to perform authentication under clause ए. तो जहां पर कोर्ट, जो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अगर सेटिस्फाइड है कि रिपोर्टिंग एंटिटी जो कि बैंकिंग कंपनी से हटकर है, वो कंप्लाई कर रही है ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रिवेसी के साथ और सिक्योरिटी के साथ, ठीक है, जो कि आपके आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत हैं, तो वो नेसेसरी हो जाएगा और एक्सपीडियंट हो जाएगा, नेसेसरी और ज़रूरी हो जाएगा, और ज़रूरी भी है, मतलब नेसेसरी भी और ज़रूरी भी है टू डू सो. तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? नोटिफाई कर देगी, परमिट कर देगी ऐसी एंटिटी को कि भैया ऑथेंटिकेशन कर दो आप. जैसे कि क्लॉज ए में हमने ऊपर पढ़ा ना, ऑथेंटिकेशन हो रहा है यहाँ पर, इसके तरीके से ऑथेंटिकेशन होगा. लेकिन देखो, जो क्लॉज ए का ऑथेंटिकेशन था वो सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए था, ये अदर देन बैंकिंग कंपनी है जिनके लिए ऑथेंटिकेशन हो रहा है आधार एक्ट के तरीके से. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया हो. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो नोटिफिकेशन अंडर the first proviso shall be issued without consultation with the Unique Identification Authority of India established under subsection 1 of section 11 of Aadhaar Target Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016 and the appropriate regulator. तो भैया आपको एक बार कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई तो करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? UIA से लेना पड़ेगा कंसल्टेशन. ऐसे नोटिफिकेशन बिना कंसल्टेशन के नहीं फॉरवर्ड करेगी. पहले तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी से कंसल्टेशन लेगी, जो सब सेक्शन 1 के अंतर्गत बनाए गए हैं, और एप्रोप्रिएट रेगुलेटर से भी लेगी कंसल्टेशन. आगे बोलता है, इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी परफॉर्म्स ऑथेंटिकेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट और द बेनिफिशियल ओनर, इट शैल मेक द अदर मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन under clause B, C and D of subsection 1 also available to such client or beneficial owner. तो याद रखेंगे, अगर कोई रिपोर्टिंग एंटिटी है वो परफॉर्म कर रही है अपना ऑथेंटिकेशन क्लॉज ए के अंतर्गत ऑफ सबसेक्शन 1, ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट या बेनिफिशियल ओनर की, वो बाकी मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी यूज कर सकती है. और बाकी मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपके कहाँ दे रखे थे? क्लॉज बी, सी और डी के अंतर्गत, ठीक है, वो भी उनको अवेलेबल रहेंगे. ऐसा नहीं है कि क्लॉज ए ही अवेलेबल है. आगे क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 3 में बोलता है, द यूज ऑफ मोड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी वॉलंटरी चॉइस ऑफ एवरी क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर हु इज सॉट टू बी आइडेंटिफाइड, एंड नो क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर शैल बी डिनाइड सर्विस फॉर नॉट हैविंग एन आधार नंबर. अब देखिए, आधार नंबर ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास चॉइस है. आपकी वॉलंटरी चॉइस होगी क्लाइंट की या बेनिफिशियल ओनर की, कि वो किस मेथड से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहता है. इफ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर ऑथेंटिकेशन और ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर क्लॉज ए बी ऑफ सबसेक्शन 1 इज यूज्ड, नाइदर हिज कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नॉर हिज आधार नंबर शैल बी स्टोर्ड. भैया आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसके क्या कहते हैं, कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को स्टोर मत करना. बस इतनी बात है. सब सेक्शन 5 में बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम नोटिफाइंग एडिशनल सेफगार्ड्स ऑन एनी रिपोर्टिंग एंटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट और बेनिफिशियल ओनर. यहाँ पर एक चीज़ को और याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो और भी तरीके और भी चीज़ें क्या कहते हैं नोटिफाई कर सकती हैं सेफगार्ड करने के लिए, क्या कहते हैं आप, क्लाइंट्स को और बेनिफिशियल ओनर्स को, ठीक है, कि क्या भैया प्रोसेस यूज़ करना है रिपोर्टिंग एंटिटी को वेरिफिकेशन के लिए, और भी चीज़ें दे सकती है. एक्सप्लेनेशन बोलता है, एक्सप्रेशन आधार नंबर और कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन शैल हैव द सेम मीनिंग एज आर रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन क्लॉज ए एंड जे ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016. तो याद रखेंगे,
आधार नंबर और कोर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब वही है जो क्लॉज ए और जे में दे रखा है सेक्शन 2 में आधार एक्ट 2016 में। बस इतना याद रखिए। तो गाइज इसी के साथ हमने अपना सेक्शन 11 कंप्लीट कर लिया है। ये 11 मेरे हिसाब से 11A है, 11A तक हमने अब कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने अगले पार्ट में चैप्टर 4 पे आएंगे, ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। इन द मीन टाइम मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा गाइज, जो भी लोग इस सीरीज़ को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द सीरीज़ ताकि आप जुड़े रहें और हम जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करते रहें। In the meantime, keep reading, keep learning, and thanks a lot for listening to me. Thank you so much.